नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। देश की हर खबर से हम आपको अपडेट तो कराते हैं, लेकिन वर्ल्ड नाउ एक ऐसा खास शो है आपके लिए जिसमें दुनिया भर के हेडलाइंस आपके लिए लेकर आते हैं, दुनिया भर के अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं, दुनिया भर की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। वो खबर जो सीधा आपसे कनेक्ट होती है, आपसे जुड़ती है, जिसका अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड नाउ में आज क्या होगा खास आपके लिए, ये जान लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस खबर की जिसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से फिसल चुका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव हुआ और ट्रंप के विरोधी जीत गए, जिन्हें हराने के लिए ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, धमकियां दी, वोटर्स को धमकियां दी। जो ट्रंप की नीति है डराने की, वही अपनाई। लेकिन जनता ने ट्रंप की बातों को, धमकियों को सिरे से नकार दिया और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को जिता दिया। ममदानी तो जीते, लेकिन इसके साथ बाकी डेमोक्रेट्स की स्थिति भी मजबूत हो गई। एक मेयर के साथ साथ 2 गवर्नर के भी चुनाव हुए थे, वहां भी ट्रंप विरोधी जीत गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल का 1 साल भी पूरा नहीं किया है और डोनाल्ड ट्रंप का बेड़ा गर्क माना जा रहा है अमेरिका में। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव का परिणाम क्या रहा है, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे टैरिफ की, जिसे लेकर ट्रंप अपने घर में घिरे हुए हैं। टैरिफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में वहां फैसला अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आता है तो फिर नुकसान हो सकता है। टैरिफ का फैसला ट्रंप के खिलाफ आने पर अरबों का नुकसान सरकार को हो रहा है, तो वो भी जब सरकार के पास फंड ही नहीं है। शटडाउन के आज रिकॉर्ड टूट गए। यूएस का सबसे लंबा ऐतिहासिक शटडाउन 36 दिन का हो चुका है, जो अभी भी जारी है। लोग ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं, महंगाई, अव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की दिक्कतों से परेशान हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क भी अब डेमोक्रेट्स के हाथ चला गया है, तो ट्रंप अब क्या करेंगे? लगातार ट्रंप की हार और उनके फ्यूचर, उनकी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर रही है। जनता कह रही है अब ट्रंप नहीं चाहिए। बताएंगे आपको इसके बारे में डिटेल से। फिर बात करेंगे अमेरिका के उस हादसे की तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। एक ऐसा प्लेन क्रैश जो कई सवाल छोड़ गया। हादसे के बाद आसमान काले धुएं से भर गया। अमेरिका में कार्गो प्लेन क्रैश हुआ, कई लोगों की जान गई। इस हादसे के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे आखिर कैसे यह हादसा हुआ। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि उस प्लेन की जो विवादों में रहा है, जो प्लेन क्रैश हुआ वो विवादित क्यों कहा जाता है, उस प्लेन को सेवा में क्यों रखा गया है। आपको बताएंगे उस एयरपोर्ट के बारे में जो कार्गो हब है, उस एयरपोर्ट पर यह हादसा होना दुनिया पर कितना असर डाल सकता है, इसे भी आपके सामने डिटेल से रखेंगे। साथ ही साथ बताएंगे 2025 के बड़े हादसे, विमान हादसे कौन से रहे हैं। इसके बाद बातचीत होगी उस सीक्रेट वेपन की जिसके रूस यूक्रेन पर वार करने जा रहा है और चीन इसमें मदद कर रहा है। रूस के हथियारों में खास रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है, या यूं कहें हथियारों का निर्माण इस रेयर अर्थ मटेरियल के बगैर हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है जिरकोनियम। और जिरकोनियम रूस के पास कहां से आता है? चीन के पास से आता है। और चीन के पास जिरकोनियम कहां से आता है? चीन के पास जिरकोनियम आता है ऑस्ट्रेलिया से। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, चीन ने रूस को जिरकोनियम का सप्लाई 300% ज्यादा कर दिया है, 300%। और दुनिया कहती है कि भारत की वजह से रूस ये युद्ध लड़ पा रहा है। रूस एक भी मिसाइल फायर नहीं कर पाएगा अगर चीन आज के आज जिरकोनियम बंद कर देता है। या इसको अप्रत्यक्ष तौर पर देखिए, आज के आज ऑस्ट्रेलिया अगर चीन को जिरकोनियम की सप्लाई बंद कर दे तो कल रूस यूक्रेन वॉर रुक सकता है। तो रूस की मदद कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, क्योंकि ये तीनों देश AUKUS का हिस्सा हैं जो चीन को रोकने की बात करते हैं। है बहुत मजेदार कहानी, एक कूटनीतिक कहानी, आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। फिर बात करेंगे बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी की जिसने दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट किया है 2026 को लेकर। क्या 2026 कयामत वाला साल होने वाला है?
क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? बाबा वेंगा ने दुनिया को चिताया है। 2026 में कई और युद्ध दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये दुनिया को तबाह कर देंगे? क्या एक कयामत का साल होगा? बताएंगे आपको प्रेडिक्शन क्या है डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड नाउ, इन तमाम खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले उस इलेक्शन की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप को चुनौती देने वाला इलेक्शन, ट्रंप को चुनौती देने वाला एक युवा नेता जो न्यूयॉर्क के लोगों की पहली पसंद बन गया है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के 9 महीने के अंदर लगा है तगड़ा झटका। जहां पहले हमने आपको कल बताया था कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -18% पर चली गई है, जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन अब जो खबर आई है न्यूयॉर्क से, वो अमेरिका से, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत गए हैं और न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका भी दे दिया है। और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी को देखना तक पसंद नहीं करते। 34 साल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। उनके इस जीत के साथ वो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ममदानी को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। साम दाम दंड भेद, यह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बड़ा चुनाव था और इसमें विपक्षी डेमोक्रेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। डेमोक्रेट्स के तीनों प्रमुख शहरों ने रेस जीतकर वापसी का बिगुल बजा दिया है। न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई। इन दोनों जगहों पर भारतीयों का दबदबा रहा है। ममदानी ने चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला। ममदानी की जीत को अमेरिका में प्रगतिशील राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ममदानी ने अपने सोशलिस्ट एजेंडे और जमीनी मुद्दों पर सीधी बात करके न्यूयॉर्क के मतदाताओं को इंप्रेस कर दिया है। ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो शहर में किराया फ्रीज करेंगे, बस यात्रा मुफ्त करेंगे और हर परिवार को सस्ती चाइल्ड केयर मुहैया कराएंगे। इस जीत के साथ ही ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के नए चेहरे के तौर पर उभरे हैं, जो पारंपरिक राजनीति से हटकर लोगों के असली मुद्दों को केंद्र में रखता है। न्यूयॉर्क वैसे भी डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है और अब ममदानी की ऐतिहासिक जीत ने इस गढ़ को और मजबूत कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिले या किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। सबसे पहले बात जोहरान ममदानी की, जिन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले, 50.4%, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। फिर आती है बारी निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुओमो की। यह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दूसरे नंबर पर है, 41% वोट के साथ, जिन्हें 8.5 लाख वोट मिले। फिर बारी आती है रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा की, जिन्हें 7.1% वोट मिला, तकरीबन 1,45,000 वोट इनके खाते में गए। जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित किया। ममदानी ने ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में समर्थकों को संबोधित किया। इसमें उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी। ममदानी ने कहा कि जिस शहर न्यूयॉर्क ने ट्रंप को पैदा किया, वही अब देश को दिखाएगा कि उन्हें हराया कैसे जाता है। आगे उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप ये देख रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, वॉल्यूम जरा तेज करो। ममदानी ने अपनी जीत को न्यूयॉर्क के हर नागरिक की जीत बताया है। ममदानी का हर एक शब्द ट्रंप को जवाब दे रहा है। ममदानी ने कहा कि भविष्य हमारे हाथों में है। यह जीत हर न्यूयॉर्क वासी की जीत है। यह टैक्सी ड्राइवरों से लेकर खाना बनाने वाले कर्मचारियों तक की जीत है। जोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के कोट को भी याद किया। कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद करता हूं, इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हम पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ते हैं। जब एक दौर खत्म होता है और राष्ट्र की आत्मा को आवाज मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ममदानी ने इसे न्यूयॉर्क के लिए बदलाव की शुरुआत बताया है। न्यूयॉर्क सिटी चुनाव बोर्ड ने बताया कि मेयर पद के लिए मतदान समाप्त होने वाला है। अब तक 20 लाख वोट डाले जा चुके हैं। बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि 1969 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब इतने वोट डाले गए हैं।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 9 महीने के कार्यकाल में ही इतनी एंटी इनकम्बेंसी अपने लिए तैयार कर ली है कि जनता उन्हें देखना नहीं चाहती है और घर से निकलकर बम्पर वोटिंग की गई है? 56 सालों के बाद इतने वोट डले हैं जितने इस बार मेयर चुनाव में डाले गए। और न्यूयॉर्क की ममदानी की सफलता ने अमेरिकी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या डेमोक्रेट्स को ट्रंप के खिलाफ जनता से सीधे जुड़ने वाला रास्ता अपनाना चाहिए? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की साख खत्म हो चुकी है? न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया, न्यू जर्सी के गवर्नर पद का चुनाव भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने जीत लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर ने जीत हासिल कर राज्य की पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव पाया। भारतीय मूल की डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को मात देकर वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की दौड़ में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही भारतीय अमेरिकी जे सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स की डिस्ट्रिक्ट 26 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाट्रेली को हराकर पार्टी का दबदबा फिर से स्थापित कर दिया। अब इन नेताओं के बारे में भी आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले बात एबिगेल स्पैनबर्गर के बारे में। वर्जीनिया में गवर्नर का चुनाव जीत गई हैं और ये डेमोक्रेट उम्मीदवार है। राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी है। रिपब्लिकन नेता विंसम अल सीयर्स को इन्होंने मात दिया है और वोट देखिए इनको 56.9% यानी कि 18 लाख से ज्यादा वोट मिले। जनवरी 2026 में यह अपना पद संभालेंगी। अब तक 74 पुरुष इस पद पर रह चुके हैं जहां पर एबिगेल स्पैनबर्गर पहुंची हैं। अब बात करते हैं गजाला हाशमी की। वर्जीनिया प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। उन्हें 52% वोट मिले हैं। रिपब्लिकन नेता जॉन रीड को बड़े अंतर से इन्होंने हराया। वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। 2019 में इन्होंने सियासत में एंट्री ली थी और 2019 में राज्य सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। फिर बारी आती है मिकी शेरिल की। न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए चुनाव ये जीत गई हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाट्रेली को इन्होंने हराया है। 4 बार अमेरिकी संसद की सदस्य रह चुकी हैं। न्यू जर्सी में लगातार तीसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने गवर्नर पद अपने नाम किया है, जीता है। अमेरिका में गजाला हाशमी और जोहरान ममदानी की जीत की चर्चा भारत में काफी हो रही है। ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं जिन्होंने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसी पहचान कि आज अमेरिका के लोग उन्हें अपना नेता मान चुके हैं। इसके अलावा जे सिंह, जिन्हें वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स डिस्ट्रिक्ट 26 से चुनाव लड़ा, चुनाव में जे सिंह को भी जीत हासिल हुई। जनवरी में वर्जीनिया जनरल असेंबली में चुने गए थे। इसके अलावा भारतीय मूल के आफ्ताब पुरीवाल ने एक बार फिर से इतिहास रचा। वो भी अमेरिका के ओहायो शहर के राज्य के शहर सिंसिनाटी के मेयर चुनाव में दोबारा जीत गए। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बॉमन को हराया, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के सौतेले भाई हैं। डेमोक्रेट्स के इन तीनों जीतों को मिलाकर यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बड़ा राजनीतिक संदेश है। एक तरह से अमेरिकन का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका में रह रहे दूसरे देशों के लोगों का भी जवाब है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और वो आपके राजनीतिक करियर को भी खत्म कर सकता है और आपके साथ साथ आपकी पार्टी को भी ले डूबेगा। संदेश क्लियर है। अमेरिकी मतदाता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान हो रही है। वो नहीं चाहते ऐसा लीडर और ऐसी नीति। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इन नतीजों को पार्टी के लिए नई उम्मीद बताया है। एक बयान में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जब हम मजबूत,
भविष्य दृष्टि वाले नेता के साथ जनता के असली मुद्दों पर एकजुट होते हैं तो जीत हमारी होती है। यह उसी का सबूत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ताजा चुनावी हार पर खुद दूरी बना ली है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ट्रंप बैलेट पर नहीं था और गवर्नमेंट शटडाउन यही दो वजहें हैं जिससे रिपब्लिकन हारे हैं। ट्रंप ने साल की शुरुआत में न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियार्टेली का समर्थन किया था और न्यू जर्सी और वर्जीनिया दोनों में टेली कॉन्फ्रेंस रैलियां भी की थी। मेयर चुनाव, गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत और ट्रंप की हार ट्रंप को टेंशन में डाल रही है। ट्रंप को लगा यह झटका और इसका असर जल्दी ही होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में दिख सकता है। डेमोक्रेट पार्टी हाउस ऑफ रिपब्लिक यानी कि अमेरिकी संसद के निचले सदन में दोबारा बहुमत पाने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि फिर 3 साल उनके लिए सरकार चलाना बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी विरोधी आव्रजन नीतियों, हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से फंडिंग को लेकर तकरार बड़ा मुद्दा रहा है। इस कारण ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग भी हाल में औंधे मुंह गिरी है। न्यूयॉर्क की आबादी 85 लाख के करीब है। इसमें भारतीय मूल की संख्या करीब 8 लाख है, यानी 9 से 10% भारतीय है। और न्यूयॉर्क की आबादी 85 लाख, आबादी में करीब 33 लाख प्रवासी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मुश्त वोट गिरे और जोहरान ममदानी के लिए चुनाव जीतने का इससे मुफीद और बेहतरीन समय नहीं हो सकता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है कि वो न्यूयॉर्क के फंड को सबसे निचले स्तर पर ले जाएंगे, क्या वो ऐसा करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर न्यूयॉर्क में आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के। डोनाल्ड ट्रंप को आज एक और झटका लग सकता है। ट्रंप की दूसरी हार टैरिफ को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है। ट्रंप ने मनमाने तरीके से टैरिफ लगाया और इसकी सुनवाई अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। यह केस ट्रंप के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर है। 9 जजों की बेंच ट्रंप के मनमाने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद कर देंगे। ट्रंप सरकार पहले ही निचली अदालत में केस हार गई थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 निचली अदालतों ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का अधिकार है ही नहीं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत भी दांव पर है और अमेरिका की इकोनॉमी भी, क्योंकि मामला अगर खिलाफ गया तो अमेरिकी सरकार को टैरिफ के नाम पर लगाए गए अरबों डॉलर की फीस हर एक देश को पाई हिसाब के साथ वापस करनी पड़ेगी, जो कि करीबन 100 अरब डॉलर के ऊपर बताई जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस अग्नि परीक्षा को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप का सामना एक भारतवंशी से हो रहा है। टैरिफ का विरोध करने के लिए भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो टैरिफ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकीलों में से एक है। अब नील कात्याल के बारे में जान लीजिए। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा केस लड़ रहे हैं। उनकी जीत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में यूएस के कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल रहे। वो कई बार ट्रंप की नीतियों से टकरा चुके हैं। कोर्ट ऑफ अपील में ट्रंप के खिलाफ वो जीत गए थे, जिसके बाद ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील का सामना करना पड़ा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टैरिफ को लगाने के लिए 1977 के एक कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का हवाला दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने तर्क दिया कि यह टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक इकोनॉमिक इमरजेंसी से निपटने के लिए जरूरी था। कात्याल ने 20 अक्टूबर को दाखिल एक अदालती दस्तावेज में लिखा कि राष्ट्रपति का यहां जो अधिकार का दावा है वो चौंकाने वाला है।
आईईईपीए में कहीं भी टैरिफ का जिक्र नहीं है और 50 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति ने इसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम बात अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की करें तो कोर्ट में नॉर्मल मामलों के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े इस केस की सुनवाई के लिए टाइमिंग 80 मिनट तय की गई। बता दें आपको कि सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से बात मनवाने के लिए टैरिफ को न सिर्फ डिप्लोमेसी का हथियार बनाया बल्कि टैरिफ को डायरेक्ट टूल भी बनाया। उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ दंड दे दिया, 50% का टैरिफ इंपोज किया इंडिया पर। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को कई जगह बुलिंग पॉलिसी बताया जा रहा है। ट्रंप के लिए केस क्यों अहम है यह भी समझना जरूरी है। एक तो दुनिया में ट्रंप की वैसे ही बहुत फजीयत है आज की तारीख में। इसके साथ साथ पहले से कर्ज में डूबे अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टैरिफ से ट्रंप ने कितना मुनाफा अभी तक अर्जित किया है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक कुल 108 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है। चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है जो कि 34 अरब डॉलर का है। मैक्सिको का 2.19 अरब डॉलर, ब्राजील का 623.37 करोड़ डॉलर, भारत 487.27 करोड़ डॉलर, जापान 359.57 करोड़ डॉलर और बाकी देशों को अगर जोड़ लिया जाए तो 64.95 अरब डॉलर। फैसले का असर उन ट्रेड डील पर भी होगा जो अमेरिका ने दूसरे देशों पर टैरिफ का दबाव डालकर अभी तक किए हैं। कौन कौन से देश हैं वो? कहा जा रहा है कि इनमें यूरोपीय संघ के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन जैसे देश हैं जिन्होंने टैरिफ में छूट पाने के लिए अमेरिका की कई शर्तों को मान लिया था, अग्री हो गए थे। लेकिन ट्रंप की टेंशन जायज है। ट्रंप टैरिफ केस हार जाते हैं तो उन्हें कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। और पॉलिटिकल नुकसान तो पहले ही हो चुका है जब 2 गवर्नर और मेयर पद का रिजल्ट आया। कह रहे हैं मुकदमा अगर उनके खिलाफ गया तो अमेरिकी ट्रेजरी को वित्तीय घाटा, बहुत बड़ा घाटा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि टैरिफ को लेकर ट्रंप को किन चीजों पर बेचैनी अभी से हो रही है। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति शक्तियों की सीमा तय हो जाएगी, यानी राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया जाएगा। टैरिफ नहीं लगा सकेंगे मनमाने तरीके से। आर्थिक रूप से अरबों डॉलर का झटका होगा जो कि उन कंट्रीज को वापस करना होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। सरकार को कंपनियों को अरबों डॉलर मुआवजा देना पड़ सकता है। फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पहले अमेरिका को बहुत सारे कर्ज उतारने हैं और ट्रंप की आर्थिक नीतियों की साख भी गिरेगी और इसके साथ अमेरिका की भी गिरेगी और मजबूत नेता वाली छवि को झटका होगा। और अमेरिका फर्स्ट की जो बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जुमले पर भी एक करारा प्रहार हो जाएगा। अपने चुनाव अभियान ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वायदा किया, यानी कि मागा लेकर आए। वो अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ा रहे हैं अभी तक, जैसा कि दावा किया जाता है उनकी तरफ से। कहते हैं वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं, फैसला करने पर कोई गलत बात नहीं मानते हैं। हर देश अपने हित में फैसले लेता है, लेकिन केवल वही महान बने जो बाकी देशों का नुकसान न कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा चलता नहीं है डिप्लोमेसी में। टैरिफ का इस्तेमाल हथियार की तरह करने वाले ट्रंप ये भूल जाते हैं कि डराने, धमकाने और हड़काने की नीति हमेशा कारगर नहीं होती है। दुनिया में भारत, चीन जैसे तमाम स्वाभिमानी देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ के आगे झुका नहीं और उनकी एक तरफा नीति को अभी तक स्वीकार नहीं किया। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि जैसे ही टैरिफ लगेगा मेक इन अमेरिका शुरू हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, अमेरिका अमीर होगा।
लेकिन अब तक जितने रिपोर्ट आए हैं उनमें से कहीं ऐसा नहीं बताया गया जिनमें दावा किया गया हो कि टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक असर पड़ा हो। कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट जरूर बढ़ गया। महंगाई बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, दवाइयों की कीमत बढ़ गई और अमेरिकी नागरिक इसका दर्द झेल रहे हैं। दरअसल यूएस में पता चला कि टैरिफ के चलते देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लग गई। ऐसे में टैरिफ से अमेरिका को महान और ज्यादा धनवान बनाने का दावा ही उल्टा पड़ गया। लोगों के जेब से पैसे निकलने लगे बहुत तेजी से। जिसके लिए लोग पहले $1 चुका रहे थे, उसके लिए $2-2.5 देने पड़ने लगे। खाने की टेबल से लेकर यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वो सामान जो इंपोर्ट करता है यूएस, सब पे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ा और लोग इससे परेशान होने लगे, सफोकेट करने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% अमेरिकी ट्रंप की टैरिफ नीति से नाखुश बताए गए। 10 में से 7 लोग मानते हैं कि इस साल किराने का सामान महंगा हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। 10 में से 6 लोगों ने कहा कि बिजली और पानी के बिल बढ़ गए हैं। 10 में से 4 लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, आवास और ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त अमेरिका में महंगाई 3% तक चली गई है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है और उससे जनता परेशान हो रही है और ट्रंप का विकल्प ढूंढा जा रहा है। जो आए उसे वोट कर दो, लेकिन ट्रंप और उसके अलाय को वोट नहीं करना है। हमने आपको बताया था कि करीब 60% लोगों ने सर्वे में ट्रंप को डिसअप्रूव कर दिया है। अमेरिका लगातार कई मामलों में पिछड़ता जा रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग में भी अमेरिका को टॉप 10 में जगह नहीं मिली है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की दुनिया में रैंकिंग भी खिसकती जा रही है। बात अगर ग्लोबल लीडर्स की जाए तो कौन सा नेता कहां पर आता है, इस पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग मामले में सबसे पहले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 75% अप्रूवल रेटिंग है। फिर आते हैं आपके ली जय म्यूंग, जो कि दक्षिण कोरिया के पीएम, 59% अप्रूवल रेटिंग है। फिर आते हैं जेवियर साहब, जो कि अर्जेंटीना के पीएम है और उनकी अप्रूवल रेटिंग 57% है। फिर आती हैं क्लॉडिया, जो कि मैक्सिको से आती हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है। और तब जाकर आते हैं हमारे ट्रंप भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे नीचे 44% और सबसे पावरफुल, देश का सबसे पावरफुल नेता और सबसे सक्सेसफुल और सबसे बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक स्टेट्समैन नहीं, एज अ पॉलिटिशियन सबसे खराब रेटिंग। प्रधानमंत्री मोदी के कद के सामने कोई नहीं टिकता अप्रूवल रेटिंग के मामले में। यह होती है लीडरशिप क्वालिटी। ट्रंप प्रशासन ने कई देशों पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें भारत का भी नाम है। भारत एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका का और बड़ी संख्या में भारतवंशी यूएस में रहते हैं। भारतीय पीएम ने बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त माना। दोस्ती की कीमत आज तक भारतीय पीएम अदा कर रहे हैं। वहां जाकर उनके लिए इलेक्शन कैंपेन तक किए, जिसके लिए आज भी पीएम मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप बैकस्टैब कर गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ का इतना बुरा इंपैक्ट नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत परेशान हो जाएगा, भारत रेंगता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा, प्रेशर में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। भारत ने अपने एक्सपोर्ट में विविधता लाकर टैरिफ के असर को काफी हद तक पचा लिया। ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत कई देशों पर 50% तक के टैरिफ लगाए। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाकर कुल टैरिफ 50% कर दिया।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक मई से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 37.5% घट गया। मई में अमेरिका को निर्यात 8.8 अरब डॉलर था, जो सितंबर में गिरकर 5.5 अरब डॉलर रह गया। इससे अमेरिका में कुछ जरूरी चीजों की कमी होने लगी और जो सामान पहुंच रहे थे उनके कॉस्ट बढ़ने लगे। इससे अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घिरने लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कोई विकल्प नहीं दिया और अब वो छोटे छोटे इलेक्शंस भी हारने लग गए और इसलिए आने वाले वक्त में रिपब्लिकन पार्टी की राह और मुश्किल दिख रही है, खास करके मिड टर्म इलेक्शन में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आग का दरिया होगा और उन्हें तैर कर पार करना होगा। और अगर मिड टर्म इलेक्शन में झटका लगा तो आने वाले 3 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होगा। चलिए वर्ल्ड नाउ में बातचीत करते हैं उस भयानक प्लेन हादसे की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के केंटकी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। लुइसविले मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक कार्गो प्लेन फौरन ही क्रैश कर गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां के लोगों ने इसे अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद किया। ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़ा कई टीएनटी का धमाका हुआ है और उसके बाद काले धुएं का गुबार चारों तरफ वहां देखने को मिल रहा था। यह कार्गो प्लेन था, यह पैसेंजर प्लेन नहीं था, यह पहले ही आपको बता देते हैं। हालांकि इसमें 3 लोग इस प्लेन को जो ऑपरेट कर रहे थे पायलट के साथ साथ, उन तीनों की जान चली गई है, यह जानकारी है। लेकिन ये एक यूपीएस कंपनी का कार्गो विमान था जो कि क्रैश हुआ और तस्वीरें इतनी भयावह और दहशत में डालने वाली जिससे कि आसपास के लोग काफी घबरा गए। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा इस तस्वीर को भी आप देखिए कि जहां तक प्लेन का मलबा गया वहां तक भयंकर आग और काले धुएं का गुबार। प्लेन ने अभी टेक ऑफ करना शुरू ही किया था, कुछ वैसा ही जैसा कि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था, कुछ वैसा ही। टेक ऑफ के फौरन बाद प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हालांकि जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 7 लोगों की जान चली गई है, इसमें 3 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक ऑफ के तुरंत बाद ये विमान MD-11 कार्गो विमान कुछ ही सेकंड के बाद हवा में डगमगा गया और रनवे के पास जमीन से टकराते ही ज्वालामुखी जैसी आग भड़क गई। हादसे के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार पूरे इलाके को घेर चुका था। तस्वीरें हादसे की दिल दहला देने वाली है। विमान के जमीन पर गिरते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना के बाद अधिकारियों को हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा और आसपास के रहने वाले लोगों को शेल्टर इन प्लेस का आदेश देना पड़ा। फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA के मुताबिक यूपीएस कंपनी की फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु हवाई अड्डे के लिए डेनियल इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। यह घटना लुइसविले एयरपोर्ट के दक्षिण में फर्न वैली रोड और ग्रेड लेन के पास हुई, जहां आग तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि विमान में करीब 1.5 लाख लीटर तेल भरा हुआ था और जैसे ही धमाका हुआ पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में शेल्टर इन प्लेस का अलर्ट जारी किया। यहां स्थानीय लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इसके अलावा फन वैली और ग्रेड लेन के बीच का रास्ता बंद कर दिया गया। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। लुइविल पुलिस का कहना है कि हादसे वाली जगह अभी भी आग और मलबे का गुबार है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही कि हो सकता है प्लेन में लिथियम बैटरी से आग लगी हो, ठीक वैसे ही जैसे 2010 में यूपीएस फ्लाइट 6 के हादसे के दरमियान हुआ था। अब इस प्लेन के मॉडल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह प्लेन मॉडल सवालों में क्यों है और किस वजह से, इसे समझने की कोशिश करते हैं। विमान का मॉडल MD-11F था। इसे यात्री विमान के तौर पर लॉन्च किया गया था। कहते हैं इसे मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी ने 1991 में बनाया था। ईंधन की बढ़ती लागत की वजह से इसे कार्गो विमान में बदल दिया गया। विमान करीब 2.8 लाख किलो वजन
लेकर उड़ान भर सकता था। इसमें लगभग 1.5 लाख लीटर ईंधन भरा जा सकता है। MD-11 सबसे बड़ा 3 इंजन वाला एक पावरफुल विमान माना जाता है। लंबी दूरी की उच्च क्षमता वाला कार्गो विमान इसे कहा जाता है। पेलोड क्षमता ज्यादा है, रेंज बड़ी है, इसलिए कार्गो विमान बनाने में इसे फायदा होता है और बड़ी मात्रा में सामान को दूर ले जाने के लिए इसे इंटरनली डिजाइन किया गया था। हालांकि जब ये बना था तब ये पैसेंजर विमान बना था, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। और कहते हैं बाद में इस विमान को बोइंग ने भी बनाया। मैकडॉनल्ड डगलस ने इस विमान का निर्माण 1988 से 1997 तक किया। इसके बाद बोइंग ने 1997 से साल 2000 तक इस विमान को बनाया। इनका इस्तेमाल सिर्फ कार्गो में किया जाता है। विमान कई लॉजिस्टिक कंपनियों के पास है। इसके प्रमुख ऑपरेटर्स में फेडेक्स एक्सप्रेस है, लुफ्तांसा कार्गो है और यूपीएस एयरलाइंस भी शामिल रहे हैं। साल 2020 के मध्य तक MD-11 बेड़े को अधिक आधुनिक दोहरे इंजन वाले कार्गो विमान के पक्ष में तेजी से रिटायर किया जा रहा था। हादसा एक बार फिर मैकडॉनल्ड 11 विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड पर सवाल खड़े कर रहा है। यह विमान अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे इस विमान के संचालन पर सवाल उठते रहे हैं। 1991 से लेकर अब तक कई बार इसके साथ हादसे हो चुके हैं। 7 अगस्त की बात है, मैं आपको बताता हूं। 1997 मायामी में अमेरिका फाइन एयर फ्लाइट का विमान क्रैश हो गया। कार्गो विमान रनवे से उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी 4 क्रू मेंबर सहित 2 लोग मारे गए। 2 सितंबर 1998 स्विस एयर का MD-11 पैसेंजर विमान क्रैश कर गया। आग लगने की वजह से हादसा हुआ और सभी 229 लोग मारे गए। 17 अक्टूबर 1999 फेडेक्स एक्सप्रेस फ्लाइट क्रैश हुई। हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटना हुई, लेकिन इसमें क्रू मेंबर्स की जान बचा ली गई। 23 मार्च 2009 अमेरिका के वर्जीनिया में हादसा हुआ। फेडेक्स एक्सप्रेस फ्लाइट हादसे की शिकार हुई। MD-11 कार्गो विमान रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में पायलट की मौत हो गई। 3 सितंबर 2010 कनेक्टिकट अमेरिका में यूपीएस एयरलाइंस फ्लाइट क्रैश हो गया। आग लगने के बाद विमान क्रैश हुआ, दोनों पायलट मारे गए। मैकडॉनल्ड डगलस विमान की डिजाइन को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर लैंडिंग के दौरान। इस मॉडल के कई विमान क्रैश हुए और क्रैश की वजह से इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। ज्यादातर हादसे लैंडिंग के दौरान या कार्गो में आग लगने की वजह से हुए। इन हादसों ने मैकडॉनल्ड डगलस 11 की उड़ान सुरक्षा में सुधार के लिए नई नीतियां और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बनाए। कार्गो विमानों में पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। अब कार्गो प्लेन क्या होता है? आपने पैसेंजर प्लेन तो सुना होगा, कार्गो प्लेन क्या है यह भी अब जल्दी से आपको बताते हैं। कार्गो विमान वो विमान होता है जो मालवाहक विमान माने जाते हैं। जैसे कि आपने मालगाड़ी देखा होगा, ये आसमान के मालगाड़ी हैं। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, सामान ले जाने वाले विमान। कार्गो प्लेन में लोग नहीं बैठते, इसमें सामान रखे जाते हैं। यात्रियों के लिए पैसेंजर्स प्लेन होता है। माल ढोने के लिए, माल सप्लाई करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कार्गो प्लेन होते हैं। जैसे ट्रेन्स होते हैं पैसेंजर्स के लिए, पैसेंजर ट्रेन, और माल के लिए मालगाड़ी, वैसे ही कार्गो प्लेन्स भी होते हैं। इनमें बड़े बड़े बक्से रखे जाते हैं, कंटेनर रखे जाते हैं, भारी मशीनें रखी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रखे जाते हैं। मतलब कोई भी सामान जो शिप करनी है, दुनिया के किसी देश में पहुंचाना है, इधर उधर किसी देश में भेजना है, कार्गो प्लेन्स का इस्तेमाल होता है। ज्यादा वजन उठाने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। सामान को आसानी से लोड अनलोड किया जाए, इसके लिए तकनीक डेवलप की जाती है। फेडेक्स एक्सप्रेस और DHL कंपनी कार्गो प्लेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिससे सामान की शिपमेंट जल्द से जल्द कराई जा सके और सामान को सुरक्षित एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सके। अब जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वो भी काफी अहम है।
लुइसविल का मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपीएस का सबसे बड़ा वर्ल्ड पोर्ट है। मोहम्मद अली, जो कि लुइसविल के ही एक मशहूर बॉक्सर थे, उनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। यहां से अमेरिका और दुनिया भर के कई देशों में सामान लाया और भेजा जाता है। यहां दुनिया के बड़े कार्गो हब्स हैं। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो डिज्नी, अमेजॉन जैसे बड़े माल ढुलाई कंपनियों का एयरपोर्ट केंद्र है। यह एयरपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी फेडेक्स एक्सप्रेस का एक मुख्य हब भी है। आपने देखा होगा जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये नाम अक्सर सामने आता है। फेडेक्स के पास यहां से हजारों टन सामान हर दिन उड़ान भरते हैं और इस एयरपोर्ट की वजह से लुइसविल शहर में बहुत सारे रोजगार हैं। यहां रोजाना 12,000 से अधिक कर्मचारी करीब 20 लाख पार्सल प्रोसेस करते हैं। इसके साथ ही बात करें फेडेक्स एक्सप्रेस की वजह से यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े कार्गो उड़ानों वाला एयरपोर्ट बन चुका है। हर साल यहां से करीब 8 लाख टन से ज्यादा कार्गो सामान लाया और भेजा जाता है। यानी यहां से रोजाना हजारों टन सामान दुनिया के कोने कोने में भेजे जाते हैं। एयरपोर्ट खासकर फास्ट डिलीवरी और एक्सप्रेस शिपमेंट के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से चलिए इस तस्वीर पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह एयरपोर्ट खासकर फास्ट डिलीवरी और एक्सप्रेस शिपमेंट के लिए जाना जाता है। जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको फुल स्क्रीन अभी दिखाई। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, कपड़े, मशीनरी और बहुत से सामान दुनिया भर में पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से यह हादसा यूपीएस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लाखों डॉलर का सामान देर से पहुंचेगा। बहुत सारा सामान खराब भी हो सकता है। रोजगार प्रभावित होंगे। हजारों लोग यहां काम करते हैं। व्यापार में रुकावट आएगी। कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर होगा, खासकर उन एयर उद्योगों पर जो इस एयरपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात रूस यूक्रेन युद्ध की। अब ये और भी भयानक स्टेज पर पहुंच चुका है। बता दें आपको कि मैसिव हाइपरसोनिक स्ट्राइक्स के बीच एक और नाम छाया हुआ है, जिरकोनियम का। जिरकोनियम का नाम आप सुनते ही आपके जहन में टाइल्स, ज्वेलरी या डेंटल इम्प्लांट की बात आती होगी, लेकिन जिरकोनियम का गेम इससे ज्यादा गहरा है। ये जिरकोनियम माइंस की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिरकोनियम के जो खदान होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं जहां माइनिंग का काम किया जाता है। इसकी कहानी बहुत पेचीदा है। यही मेटल दुनिया की सबसे घातक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। वो टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक में काम आती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे जिरकोनियम सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि सुपर पावर का साइलेंट वेपन है। तो सबसे पहले जानिए जिरकोनियम क्या है। जिरकोनियम एक चमकीला मेटल है। न्यूक्लियर पावर और हाइपरसोनिक हथियारों की रीढ़। यह न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत यह है कि न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब नहीं करता। थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यह आग में भी ठंडा रहता है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यह झेल सकता है। अब आप सोच रहे हो हम अचानक से जिरकोनियम की बात क्यों कर रहे हैं, तो बने रहिएगा, कहानी बहुत दिलचस्प है। आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। चीन आज दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह है, लेकिन एक ऐसा खनिज है जो उसकी रेंज से बाहर है, और अगर उसके पास ये खनिज ना पहुंचे तो उसकी आर्मी पावर, डिफेंस पावर पर ब्रेक लग सकता है। और उसी खनिज का नाम है जिरकोनियम। और दुनिया के 74%, 74% जिरकोनियम रिजर्व चीन के पास नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया के पास। अब जिरकोनियम का पूरा खेल समझिए। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े जिरकोनियम उत्पादों में से एक है। यहीं से वो मेटल निकलता है जो ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया अगर चीन को सप्लाई बंद कर दे तो चीन की डिफेंस, आत्मनिर्भरता और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आदि हो जाएगी।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया AU KUS सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा होते हुए भी चीन को डायरेक्टली जिरकोनियम सप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जिरकोनियम जाता है चीन, और यह सिर्फ चीन की तरक्की के लिए नहीं, चीन के डिफेंस पावर को नहीं बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जिरकोनियम वाया चीन रूस तक जाता है, और यह अप्रत्यक्ष सप्लाई चेन बन चुकी है जो यूक्रेन जंग को हवा दे रही है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यही जिरकोनियम अहम भूमिका निभा रहा है। रूस की सेना जिस आग से यूक्रेन को झुलसा रही है, उस आग की जड़ में है ऑस्ट्रेलिया का जिरकोनियम। और जब से रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के जिरकोनियम की सप्लाई रूस को 300% तक बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भले ही इसे कमर्शियल ट्रेड बताया जा रहा हो, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल असर कितना गहरा है, क्योंकि जिस मेटल से ऊर्जा बनती है वो अब युद्ध का ईंधन बन गया है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद चीन ने रूस को जिरकोनियम की सप्लाई में 300 गुना का इजाफा किया, और इसके बिना रूस हथियार नहीं बना पाएगा, मिसाइल्स नहीं बना पाएगा। यानी रूस ने हथियारों की रफ्तार और ताकत दोनों 300% ज्यादा कर दी, जिसकी जड़ में जिरकोनियम है। ऑस्ट्रेलिया के पास जिरकोनियम का सबसे बड़ा भंडार है। 74% ऑस्ट्रेलिया खुद निकालता है जिरकोनियम का। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के यूक्ला बेसिन में साइक्लोन जिरकोन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े जिरकोनियम भंडारों में से एक है। यहां पर मरे और गिप्सलैंड बेसिन में भी जिरकोनियम का बड़ा भंडार है। जिरकोनियम मुख्य रूप से मिनरल सैंड में पाया जाता है, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में जमा होती है। जिरकोनियम के साथ साथ टाइटेनियम, इल्मेनाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी इस इलाके में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिरकोनियम के वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी है, और इसे चीन, अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात करता है। चीन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पर हावी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन को जिरकोनियम की सप्लाई एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के जरिए होती है, और इस कंपनी में चीनी इन्वेस्टर्स का गहरा दखल माना जाता है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच चीन की चाल जो है वो ये है कि उसने रूस को इसी ऑस्ट्रेलियन जिरकोनियम की सप्लाई 300% तक बढ़ा दी है। यानी सामान ऑस्ट्रेलिया का, भेजने वाला चीन और मार खाने वाला यूक्रेन। रूसी सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों में इस्तेमाल होता है। इस ट्रेड में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी शामिल है। कंपनी में चीनी इन्वेस्टर्स का गहरा दखल है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद इसे पहुंचाया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया जिरकोनियम के जरिए न सिर्फ चीन को हेल्प कर रहा है, बल्कि रूस को भी हेल्प कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत रूस को फंड कर रहा है। इंडियंस के हाथ यूक्रेनियों के खून से रंगे हुए हैं, जबकि उनका अलाय पार्टनर ऑस्ट्रेलिया जिरकोनियम के जरिए यूक्रेन को झुलसा रहा है। तो असली दगाबाज, असली धोखेबाज कौन है, ये तय कीजिए। वर्ल्ड नाउ में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।